राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। आज जो है संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर 5 बजे शुभम तिवारी के जी के द्वारा आज प्रस्तावना का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक, तो कि अब हमने सोचा है कि हमें भी अब भाई अच्छे से पढ़ना है ना, क्योंकि हमें भी टेस्ट देना है, क्योंकि उसमें ये नहीं होता कि जो इंसान टेस्ट कराएगा वो टेस्ट नहीं देगा। ठीक, हम भी टेस्ट देंगे, आप लोग भी सब लोग टेस्ट देंगे। ठीक, तो आप 5 बजे आप पढ़ ले बेटा, मौका है, उस पर जुड़ जाइएगा। नंबर हम इसमें दे देंगे और व्हाट्सएप की लिंक भी दे देंगे। ठीक, तो उसके बारे में जो की पॉइंट्स मेरे हिसाब से बनेंगे वो हम आज डिस्कस कर लेंगे, है ना, पीसेस लेवल का। बाकी यूपीएससी लेवल का नहीं डिस्कस करेंगे, पीसेस का करेंगे। और जो बुक है उसका सोर्स हमने लिया है लक्ष्मीकांत की बुक, है ना, ये इंडियन पॉलिटी की बहुत अच्छी बुक है। अच्छा, बात यह है, बाकी टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया है पर अभी उसमें किसी को जोड़ा नहीं है। आप चाहें तो पढ़ ले बेटा, मौका है, सर्च करके टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और जब उसमें 200-250 मेंबर से ऊपर हो जाएंगे तब उसमें क्विज स्टार्ट करेंगे। अब देखो देखो सबसे पहले जो प्रस्तावना को शामिल किया गया था, जो मतलब बनाई गई थी, वो अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। ठीक, सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया, उसके बाद और जितने भी देश है उन्होंने इसको शामिल किया। ठीक है, सीधी सी बात है, और भारत उनमें से एक है। अब देखो, ये अगर कहा जाए तो पूरे संविधान का अगर जो सार है, ठीक, जो बेस है, वो प्रस्तावना ही है। ठीक, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, एक विशेष संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, ठीक, जिनका नाम है एन ए पालिकीवाला, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक, जैसे तुम लोग स्कूल में जाते हो तो परिचय पत्र दिखाते हो, वैसे अगर संविधान में घुसना है तो उसका जो परिचय पत्र है वो क्या है भैया, वो प्रस्तावना है। ये भैया की बात किसने कही थी, यानी पालिकीवाला ने कही थी। अब देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए गए जो उद्देशिका है उससे लिया गया है। देखो, उन्होंने 13 तारीख को, जहाँ तक हमें याद आ रहा है कि 13 दिसंबर को जो पहली दूसरी तीसरी मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने जो प्रस्तावना उद्देशिका है वो ले आए थे, और बाद में कुछ जनवरी उन्होंने भी जाके अच्छे से उसको लागू हुआ था, लास्ट में देख लेंगे। अच्छा, अब देखो, जो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 में किया गया, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भैया देखो ऐसा है, तुमको जो आर्टिकल 368 के तहत आप क्या करते हो, आप पूरे संविधान का मतलब वो संशोधन करते हो, उसमें संविधान के जो मूल पार्ट है ना, जो संविधान का मूल पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। ठीक, तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। अब देखो, जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में किया गया, और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द शामिल किए गए। क्या होते हैं हम देख लेंगे। संविधान की प्रस्तावना का ये भैया प्रस्तावना आपने हमें दी गई है। ठीक, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको ऐसे पढ़ लेना। ठीक, हम संविधान पूरी पढ़ेंगे नहीं, पर आपको जो बता दें कौन कौन से टर्म इसके हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, समाजवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है ना, न्याय, स्वतंत्रता, समता, ठीक है, और बंधुत्वता, ये सब क्या होती है। बाकी जो हमारी जो प्रस्तावना है वो 26 नवंबर 1949 को हमने पूरा संविधान स्वीकार कर लिया था। ठीक, लागू भी हो गया था, बहुत चीज़ें लागू हो गई थी, बाद में जो है 26 जनवरी को पूरा अच्छे से लागू हुआ। अच्छा, प्रस्तावना के जो तत्व हैं वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत, भारत की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य और संविधान लागू होने की तिथि। तिथि हम बता ही चुके हैं, 26 नवंबर 1949। अब देखो, मुख्य शब्द आ जाओ, मुख्य शब्द ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। पहला है संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी के अन्य देश के पर निर्भर है, भाई सीधी सी बात है, और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक, ये बात आप लोग याद रखेंगे। देखो, चाहे इसके ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, हम अपने काम जितने भी कार्य हैं वो अपने आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ये बात आप लोग याद रखें, संप्रभुता। ठीक, जो पूरी प्रभुता है वो हमारे ऊपर है ना। अब देखो, बाकी ये थोड़ा बात बताई गई है कि 1949 में ये भैया उसके ब्रिटिश को मतलब ब्रिटिश के रहते रहते इन्होंने संविधान बनाया था, लेकिन ये उसका पार्ट नहीं था ब्रिटिश का। ठीक है, ये पाकिस्तान तो भैया बहुत देर में अलग हुआ, 1955 के आसपास, जब अभी आगे बताएंगे थोड़ा। अब देखो, समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी पार्टी नहीं है ना, हालांकि उसका शब्द बहुत अच्छा है। अब देखो, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बात जोड़ी गई। ठीक, ये बात जानते हो। पहले जब, हालांकि क्या पहले समाजवादी चीज़ें नहीं थी? पहले थी। पहले जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें समाजवादी चीज़ों को लक्षण जो है मौजूद थे। ठीक, बाद में इसको अलग से जोड़ दिया गया। अच्छा, हाँ, क्या लिखा है कि उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। हाँ, फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवाणी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर
उसके अनुसार कार्य किया। ठीक, उन्होंने जो है अच्छे से इसको शामिल करने के लिए 1955 में अच्छे से प्रस्ताव पारित करके इसका काम किया। अच्छा, लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। ठीक, यह बात बहुत अच्छी है। ठीक, जिससे कि राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसके उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण, निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। ठीक, जैसे कि अगर आपको बात की जाए कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लोग भैया कैसी है, मिश्रित है। तो जो लोकतांत्रिक समाजवाद है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर ही आस्था रखता है, और हमारा भैया लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो ये बात याद रखना, इसलिए हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था जो मिश्रित है, क्योंकि इसी पर आस्था रखता है। अब देखो, बाकी इसमें कोई पॉइंट है नहीं, होगा भी तो आप देख लेंगे, क्योंकि आपके सामने लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि ये भी देखो, ये भी वर्ड जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, ये भाई आप ये भी याद रखेंगे। और इसका मतलब सीधा मतलब यही होता है कि हमारे देश में सभी धर्म समान है। ठीक, किसी एक धर्म को विशेषकर मतलब वो नहीं दिया गया, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त होगा। ठीक, अच्छा, यहां से कुछ आर्टिकल निकलता है, जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। ठीक, फिर बात करेंगे लोकतांत्रिक क्या होता है। लोकतांत्रिक क्या होता है, ये वर्ड बढ़िया, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। ठीक, लोगों के द्वारा तंत्र चलाया जाएगा, यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है, पूरी शक्ति जनता के हाथों में होती है डॉक्टर साहब, है ना। देखो, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक भैया होता है प्रत्यक्ष और एक होता है कैसा, अप्रत्यक्ष। ठीक, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं, डायरेक्टली, जैसे कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक, स्विट्जरलैंड में जो है वो लोग अपनी शक्ति का जो वो है वो प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं। अब देखो भैया, इस जो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं इनमें इसके चार मुख्य औजार हैं। पहला क्या है, परिप्रेक्षा। दूसरा क्या है, पहल। तीसरा क्या है, प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना। और चौथा है जनमत संग्रह। ठीक, चौथा क्या है, जनमत संग्रह करा लो, जो चीज बात आ जाए वही बात मान ली जाएगी। अब देखो, पहला क्या है, रिफरेंडम। दूसरा क्या है, इनिशिएटिव। ठीक, जो इनिशिएटिव चीजें होती हैं, है ना, या और तीसरा है रिकॉल, वापस बुला लो किसी चीज को। और चौथा है जनमत संग्रह। ठीक, प्लीबिसाइट। अब देखो, दूसरी ओर जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसमें उसमें क्या किया जाता है, जैसे अपने यहाँ होता है, उसमें ये होता है कि लोगों के द्वारा कुछ प्रत्याशी चुने जाते हैं और वो फिर अच्छे से चीज़ों को कोऑर्डिनेट करते हैं, अच्छे से उनको चलाते हैं। ठीक, अब देखो, सरकार चलते कानून अमेंड करता है, हाँ सही बात। इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है भाई, मतलब ऐसा लोकतंत्र जो प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। ठीक, और हम लोग जो है हम लोग डायरेक्ट थोड़ी चलाते हैं, लेकिन बात तो हम ही लोग रखते हैं, है ना। हम लोग अच्छे से सरकार को चुनते हैं और वही सरकार जो है वो आगे चीज़ों चलाती है। अगर तुम सांसद नहीं चुनोगे, मतलब तुम्हारा जो सांसद है वो तुम्हारे पूरे एरिया को क्या करता है, नेतृत्व करता है। ठीक, अब देखो, अब ये जो लोकतंत्र है ये भी भैया दो प्रकार का होता है। पहला है संसदीय और दूसरा राष्ट्रपति के अधीन। भैया एक तो संसद के द्वारा चला जाता है, एक राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। ठीक, भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। ठीक, अपने यहाँ संसद के द्वारा सब कुछ चलता है, जिसमें कार्यकारिणी अपने सभी नीतियों और कार्य के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही होगी। ठीक, जो पूरी कार्यकारिणी है वो अब जितनी जो भी नई नई नीतियाँ बनाएगी और जो भी कार्य करेगी वो विधायिका के प्रति क्या होगी, जवाबदेही होगी। ठीक, एक मिनट रुकना, छींक आ रही पर आ नहीं रही है है ना। अच्छा, अब देखो, वयस्क मताधिकार, सामायिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव आदि का अभाव जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। ठीक है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई पॉइंट है, हाँ ये पॉइंट लगता अच्छा है इस आयाम पर डॉक्टर, हाँ देखो, वो थोड़ा पर पढ़ लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है। ठीक, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है, ये बात याद रखना। अब देखो, इस आयाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल दिया। अब देखो, पहली बात तो याद रखो कि संविधान सभा में 25 नवंबर को अंतिम भाषण जो है वो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था। और इस भाषण में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। मतलब भैया राजनीतिक तब तक स्थायी नहीं बन सकता जब तक जो है उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा। ठीक, मतलब जो बेस में पूरे जो उसकी नींव होगी वो समाज के द्वारा नहीं चलाई जाएगी। अब देखो भैया, होता क्या है, सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है, इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती है। समझ गए,
स्वाधीनता, समानता यानी इक्वलिटी, और भ्रातृत्व यानी फ्रेटर्निटी, ठीक, इसको मान्यता देती है। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से नहीं रखा जा सकता, किसी एक को अलग नहीं किया जा सकता, एक तराई की रचना नहीं की जा सकती, इसको तीनों को मिलाकर ही एक तराई बनाई जा सकती है। और अगर भैया इसमें से कोई एक चीज़ रही नहीं रही, है ना, कोई थी एक चीज़ को शामिल नहीं किया जाएगा, तो भैया समझो कि पूरी जो है वो नहीं है, मतलब आपका लोकतंत्र की मान नहीं है ना। अब देखो बाकी इसमें कोई चीज़ अच्छी है नहीं, आगे देखो। हाँ, ये हम नहीं कह सकते अच्छी नहीं, इसमें सब कुछ अच्छा है, इस बुक में सब कुछ अच्छा है, ठीक, पर अपने काम का क्या है, ठीक, अपने पीसेस के काम का। अब देखो इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी, ठीक, कौन सी व्यवस्था दी, हाँ, संवैधानिक ठीक है, हाँ, ये कोई बात नहीं, गणतंत्र में आ जाओ, ठीक है, वो आपके काम का नहीं। गणतंत्र में आओ, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है। जो पूरा लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है भैया, उसको दो भागों में बांटते हैं, ठीक। पहला क्या है, राजशाही, दूसरा है गणतंत्र। राजशाही आप जानते हो, राजा के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, ठीक, ये भी जिसमें क्या होता है, राजा राजा के बेटा राजा, राजा के बेटा राजा नहीं, वो सुपर 30 में वो अपना ऋतिक रोशन डायलॉग मारता है, राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, तो अपने यहाँ ऐसा है, ठीक। बाकी क्या है, इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में जो राजा है विक्टोरिया वगैरह है रानी, उनकी बेटी जो उनके वंशज होते हैं वो मतलब राजघराने में आते हैं। अब देखो राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा रानी होता है, उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, ठीक, जैसे कि ब्रिटेन में। वहीं गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुने जाते हैं, ठीक, जैसे कि अमेरिका अपने यहाँ। अब देखो इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है, ठीक। इसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है, इनडायरेक्टली किया जाता है, ठीक, डायरेक्टली नहीं। गणतंत्र के अर्थ में दो बातें और शामिल होती हैं, कौन कौन सी। पहली बात यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। गणतंत्र का मतलब सीधा ये जाता है कि पहली बात यह है कि जो पूरी राजनीतिक संप्रभुता है वो किसी एक आदमी के, किसी एक व्यक्ति के जैसे राजा के हाथ में नहीं होगी, बल्कि लोगों के हाथ में होगी। और दूसरी बात क्या है, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, ठीक है, कोई विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग है उसकी अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है, ठीक। पुतना अब तुम एक बात बताओ, सार्वजनिक न्यायालय में राष्ट्रपति भवन भी आता है, आप चाहे तो राष्ट्रपति भवन भी घूम सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा, आप वहाँ जाएंगे, आपके लिए बनेगा पास, ठीक, पास बनता है, अब तो ऑनलाइन बनता है पास, आराम से जाइए, पूरी उनकी कार्रवाई सुनिए। कुछ सीटें भी उनकी आरक्षित रहती कि हाँ एक दिन में इतने ही लोग आ सकते हैं, तो आप जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक, आप घूम सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आगे मूल अधिकार हम बता देंगे, शुभम भाई जो है मतलब शुभम तिवारी जी जैसे ही जब बताएंगे कि 5 बजे इस सब्जेक्ट की कुछ लेने वाले हैं, तो हम फट से तुम्हारे लिए वो भी ले आएंगे, टेंशन ना लो। अब देखो ये हो गया ना। अब देखो न्याय का मतलब क्या होता है। प्रस्तावना में न्याय 3 भिन्न रूपों में शामिल किया जाता है। पहला क्या है, सामाजिक, दूसरा क्या है, आर्थिक, और तीसरा क्या है, राजनीतिक न्याय। वही बात है भैया, सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है और राजनीतिक न्याय है, ठीक। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों में विभिन्न उपबंधों के जरिए की जाती है, ठीक। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए गए समान व्यवहार का मतलब है, ठीक। मतलब कि भैया किसी व्यक्ति को समाज में, जिस समाज की एक पूरी सोसाइटी होती है, तो उस सोसाइटी में आप उसे जाति के आधार पर अलग नहीं करेंगे, रंग के आधार पर अलग नहीं करेंगे, धर्म के आधार पर नहीं करेंगे, और सेक्स के आधार पर अलग नहीं करेंगे, ठीक है, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे, सीधी मतलब है। इसका मतलब समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति है, और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य व पिछड़ा वर्ग के लिए वो महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है, सीधी बात है, मतलब तो यही है इसका, है ना। इसको आराम से आप देखो, सामने लिखा हुआ पढ़ भी सकते हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी आर्थिक के रूप में कहीं भेदभाव नहीं कर सकते आप। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है, ठीक भाई। संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करना भी आर्थिक न्याय के अंदर आ जाता है। अब देखो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। अब देखो राजनीतिक न्याय क्या है। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, ठीक, चाहे कोई चाय वाला वो भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मतलब हर व्यक्ति को जो है राजनीतिक न्याय प्राप्त होंगे।
चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की हो। ठीक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 में रूसी क्रांति से ले आया गया था। सबसे पहले 1917 में रूसी क्रांति में ये सब चीज़ें लाई गई थी। अच्छा, पर तुम पता पहले क्या होता था? जैसे तुम नैनीताल गए हो, तुम्हें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दें, नैनीताल गए हो तो आजकल तुम बड़े स्वतंत्र हो। ठीक, तो तुमको सब न्याय अच्छा मिल रहा है, हर चीज़ में कोई समस्या नहीं हो रही है। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन तुम नैनीताल अगर जाओ तो नैनीताल में दो रोडें बनी हुई हैं। एक पर अब हमें लगा कि ये दो रोडें जो हैं वो भैया काहे के लिए बनाई गई होंगी? वो बनाई गई होंगी उसके लिए कि भैया जो मतलब वहाँ की ज़मीन कैसी पहाड़ी है, अंडुलेटिंग है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। पर हमने जब पूछा तो पता लगा कि वहाँ की ज़मीन जो है वो जो पहले अंग्रेज लोग थे उन्होंने वो दो रोडें बनवाई थी। एक पर सिर्फ भारतीय चलते थे और एक पर सिर्फ अंग्रेज चलते थे। जो बढ़िया मस्त रोड बनी है ऊपर की तरफ, वो जो है उस पर अंग्रेज चलते थे। इतना भेदभाव है ना। और पहले लोग, जैसे हमने अभी अंकित अवस्थी सर की एक क्लास ले रहे थे, उन्होंने अच्छे से बताया था इसके बारे में, है ना। उन्होंने बताया था कि पहले ये होता था कि जो मैला ढोने वाले लोग होते थे, है ना, जो मतलब यही सीवेज वगैरह ये सब ढोते थे, तो पहले जब ये लोग ढो के भाई अपने सर पे रख के ले जाते थे, है ना, और ले जाने के बाद वो जब वहाँ से निकलते तो वहाँ से बड़ी महक आती थी। ठीक, तो लोग क्या करते थे, तो उन्होंने कहा, तो एक मतलब पूरी अच्छे से प्रावधान कर दिया था पहले से, उनको बता दिया गया था कि भैया जब भी आप ये सीवे से कूड़ा वगैरह या पूरा मेला यहाँ से पूरा जो वेस्ट मटेरियल है वो निकालने आएंगे, तब आप पहले ये कोई हारन वगैरह बजा देंगे, है ना, कोई लाठी वगैरह बजा के जाएंगे, जिससे कि हम लोग उस रास्ते से निकलेंगे ही नहीं। यानी इतनी जो मतलब इतनी पहले वो चीज़ें मतलब गलत हुआ करती थी, है ना, लोगों में समानता बिल्कुल नहीं हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं आज कितनी समानता है। तो आज ये सब जो समानता दी गई है, जो भारत के सबसे ऊपर बैठे जो लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, ठीक, जिन्होंने, लोग नेहरू जी को गाली देते हैं, लोग भीमराव अम्बेडकर जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो लोग 75 साल पहले उन्होंने ये बात को निर्णय दे दिया था कि कल कल को ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, कल को ये सब ना हो। मतलब उन्होंने पूरा तुमको स्वतंत्रता दी है अच्छे से। ठीक, आज तुम फ्री में खा रहे हो, कहीं कहीं भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, अच्छे से कहीं भी जागरण करने लगते हो। तुम जब नमाज करते हो तो पूरी रोड की ट्रैफिक रुक जाते हैं। तो जब कोई पूजा करता है, ठीक है, तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन भैया पूजा नहीं रोकी जाती। तो ये सब क्या है? ये सब स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता किसके द्वारा दी गई? ये सब स्वतंत्रता जो है, जो ऊपर लोग बैठे लोग थे, ठीक, जो ऊपर जिन्होंने संविधान पूरा बनाया, उनके द्वारा दी गई है। ठीक, अब अकबर को, हम लोग अकबर को, उन्होंने भैया जजिया कर हटाया अकबर ने, आप लोग जानते हो, ठीक, इतिहास अच्छे पढ़े होंगे। तो उसको हम लोग महान बोलते थे कि अकबर भैया महान था। ठीक, महान राजा अकबर बना, जजिया कर हटाया, बाकी और भी अच्छे अच्छे काम किए, है ना। सिर्फ उतने काम के लिए उसे हम लोग महान बोल देते हैं। और हमारे संविधान में जो ऊपर बैठे लोग थे, जिन्होंने इतनी अच्छी प्रावधान किए, हम लोग को इतनी स्वतंत्रता दी, ठीक, उनको हम लोग कभी कभी गाली देते हैं। ये बहुत गलत बात है। ठीक, चाहे कोई एक्ट लाया हो, चाहे कोई आरक्षण लाया हो, कहीं कोई चीज़ गलत नहीं है। सबके पीछे अच्छे से आप अगर पढ़ेंगे, जो जाहिल लोग हैं उनकी बात अलग है। ठीक, जो जाहिल उनकी बात अलग है। ना ही हम इसके खिलाफ हैं। ठीक, हम अपना बता रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू, आप कमेंट में अपना राय देना। ठीक, लेकिन आप कमेंट में वही अपने उल्टा सीधा बोले जो अच्छे से उसको पढ़े हो। ठीक, ना ही किसी ये तुम्हारा आरक्षण इसके खिलाफ होना चाहिए किसी को। ठीक, उन्होंने जो भी चीज़ें सेट की हैं वो अच्छे से की हैं। ठीक, उनके बारे में आप पढ़ेंगे, खुद ही पता लगेगा कि वो कितने दूरदर्शिता वाले लोग थे। अभी ये प्रस्तावना के बारे में उन्होंने एक बात कही थी, अब आगे बताएंगे तुम्हें। ठीक, जो केशव चंद्र भारती वाला केस हुआ था, आगे बताएंगे। देखो देखो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, बाकी ये बात थोड़ी ज्ञान वाली हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये भाई कहाँ पे लिया, रूसी क्रांति के। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? देखो वही बात आ गई, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, मतलब तो तुम्हें समझा ही दिया। ठीक, देख लो, स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों में किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। भैया कोई प्रकार की रोक टोक नहीं कर सकता, तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। जो कितनी अच्छी बात कही गई है। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। देख रहे हो आप कि पूरे हर व्यक्ति के जरिए विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर रहा है। ठीक, अच्छा, इसके हनन के मामले में आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं आसानी से। अगर आपकी कोई स्वतंत्रता और धर्म के प्रति कोई प्रचार प्रसार नहीं करने दे रहा है, तो आराम से आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन को छोड़कर। अब देखो, जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। ठीक, अगर अच्छे से लोकतंत्र चलाना है तो सबको क्या दो भैया, स्वतंत्रता सबको दो। ठीक है, हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह भी नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाएगा, है नहीं, कुछ भी तोड़फोड़ करने लगोगे, ये सब थोड़ी ना है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। ठीक, एक एसपी बख्शी की बुक आती है, उसमें आप खरीद सकते हो, है ना, सॉरी पीएम बख्शी। तो उसमें क्या है, स्पीक जो इंग्लिश की है, तो उसमें यह है कि आप पूरा संविधान अच्छे से पढ़ सकते हो। अच्छा, संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में
प्रदत्त स्वतंत्रता ए मौलिक अधिकार का शर्त रहित नहीं है। अच्छा, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया। ठीक, देखो जो हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति जो 1789 में 1789 नब्बे होता है नवासी में और 1799 में जो क्रांति आई थी उससे लिया गया था। अब देखो समता क्या होती है। समता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जो विशेष अधिकार ले जाएगा और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होंगे। अब देखो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं कितने अच्छे अधिकार हैं भाई। आपको ये मौलिक अधिकार तो जो तैयारी नहीं कर रहा उसे भी पढ़ने चाहिए। ठीक, यहाँ हम लोग कम डिस्कस करेंगे और अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। मौलिक अधिकारों पर निम्न प्रकार के नागरिकता का सुनिश्चित किया जाता है। देखो पहला क्या, विधि के समझ समानता। विधि के समझ समानता आर्टिकल अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 14 में है। ठीक, अनुच्छेद 14 में धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मूल वंश निषेध। ठीक, इस पर आप कोई किसी प्रकार का जो है वो नहीं करेंगे। ये जो है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। ठीक, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता जो है जो लोक नियोजन के विषय में है वो अनुच्छेद 16 में है। ठीक, और अस्पृश्यता का अंत मतलब जो छुआछूत वाली चीजें थी उनका अंत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया। ठीक, उनका मतलब वो आप नहीं कर सकते। और एक जो है अनुच्छेद 18 था उसी में जो है उपाधियों का अंत किया गया था। अब देखो संविधान में दो ऐसे उपपद हैं जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते हैं। ठीक, प्रथम धर्म, जाति, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के आरोग्य करार नहीं दिया जाएगा। ये जो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में आता है, चुनाव आयोग पूरा जो है वो इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 में आता है। ठीक, 324 मेरे हिसाब से 324 में आता है। ठीक, और उसी के बाद जो आर्टिकल 325 है उसने बात बताई थी कि भैया किसी भी इंसान को किसी मतलब इंसान को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अथवा वर्ग के आधार पर ठीक है मतदाता सूची में ना शामिल किया जाए, मतलब शामिल अगर नहीं किया जा सकता है तो ये दंडनीय है। ठीक, उसको आप रोक नहीं सकते, शामिल कर सकते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान। ठीक, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान। ठीक, ये भैया बात आर्टिकल 326 में की गई, अनुच्छेद 326 में की गई। अब एक बात याद रखना कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, ये बात जो है अनुच्छेद 39 से स्टार्ट होती है। ठीक, अच्छा इसमें क्या कहा, महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन अधिकारी को सुरक्षित करते हैं। ये नहीं कि भैया पुरुष काम करे उसको ज्यादा वेतन दे दो, ठीक, पोस्ट एक ही है और महिला कम वेतन दे दो, ये सब नहीं हो सकता। ठीक, आर्टिकल 39। अब बंधुत्व क्या है, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा। बहुत अच्छी बात, संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारा की भावना को प्रोत्साहित करता है। ठीक, एक ही नागरिकता रखो, एक ही देश की रखो। अब देखो मौलिक कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 के काम है, बस ये बात आप इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ है, अनुच्छेद 51 के काम है। या हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठे और सौहार्द और आपसी भाईचारा को भावना को प्रोत्साहित करे। ठीक, मतलब हर जातिवाद भुला के आप लोग भाईचारा अपनाएं, कहने का मतलब यही है इनका। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होता है, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। भैया पहला क्या है, व्यक्ति का सम्मान है और दूसरा देश की एकता और अखंडता है। अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे, 3 शब्द बताए थे हमने, आप वो तीनों शब्द याद रखेंगे। अब देखो बाकी इसमें कोई पॉइंट ज़्यादा है नहीं। प्रस्तावना का महत्व क्या है, आप लोग इसको देखो, यहाँ सामने लिखा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। ठीक, संविधान के एक भाग में प्रस्तावना के बारे में बताया गया। हाँ ये बात देखो, हम जो बता रहे तुम्हें ये बात देखो थी, पहले ये समस्या बड़ी थी लोगों को कि भैया संविधान जो है भारत का पार्ट, वो भारत के संविधान का पार्ट है या नहीं है, मतलब सॉरी प्रस्तावना जो है वो भारत के संविधान का पार्ट है या नहीं है। ठीक, बड़ी समस्या थी। तो भैया जो वेरूवाड़ी संघ मामले में केस हुआ था 1960 में, उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये पार्ट नहीं है। देखो केस क्या था अभी अंदर पढ़ लेंगे। ठीक, लेकिन जो फिर भैया हुआ क्या, फिर एक केशव चंद्र भारती मामला आया। केशव नंद ने क्या किया, उन्होंने 1973 में केस कर दिया कि ये तो पार्ट है ना। और जब खूब बहस हुई, जब हुई बहस भैया, जब बहस हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस समय जब संविधान बन रहा था, तो प्रस्तावना लिख के संविधान बनाया गया था, तो उसमें बहस हुई थी, वहाँ भी तब भी बहस होती थी। तो बहस होने के बाद उनकी बहस को लिखा गया था। ठीक, देखो कितने दिमागदार लोग थे, वो जानते थे कि 75 साल के बाद कोई ना कोई ऐसा आएगा आदमी है ना जो समस्या क्रिएट करेगा। सॉरी 75 साल तो अब हो गया है ना, अभी हाल ही में चीज़ें दिक्कत में की गई थी, बाकी 1973 में तो 25 साल कहाँ हो जाएंगे है ना। कोई दिक्कत करेगा तो आप मेरी बहस को पढ़ा देना और आराम से डिस्कस हो जाएगा अच्छे से। अच्छा
तो उनकी सुप्रीम कोर्ट ने पूरी उनकी पूरी बहस को निकाल के अच्छे से स्टडी किया था और उसके बाद बताया पूरा, मतलब अच्छे से मामला आया था सामने, अगर आपने पढ़ा हो उसको। अब देखो, केशव चंद्र भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भैया प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट है, ठीक। और बाद में जो एक LIC का केस हो गया था 1995 में, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित कर दिया कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक। ये बात हमने उनको हल्की हल्की बताती। अब देख लेते हैं बेरुवाड़ी संघ मामले में 1960 में क्या हुआ था। अब देखो, बेरुवाड़ी संघ मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजन को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था को उद्देश्य को प्रस्ताव में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकारने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये देखो लिखा हुआ है कि भैया नहीं, ये पहले कर दिया और बाद में देखो, यही तो मजा है, यही तो अपने देश की खासियत है कि इतनी स्वतंत्रता है कि एक इंसान के चक्कर में पूरे सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय बदल दिया, है ना। देख रहे हो आप केशव नंद भारती मामले ने अब निर्णय कैसे बदलता है, देखना। केशव नंद भारती मामला 1973 में आया। उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया, बट समझ रहे, देखो कर दिया। यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। फिर एक केस हुआ LIC ऑफ द इंडिया, उन्होंने 1995 में केस किया और इसमें जो है पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। अब देखो, संविधान अन्य भागों की तरह संविधान पूरा प्रस्तावना पूरा अच्छे बताया गया है। संशोधन की संभावना क्या थी, देखो ये तो पूरा हो गया ना। हाँ, 2 उल्लेख है। अब देखो 2 उल्लेखनीय क्या चीजें हैं, ये देख लो। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है। पहली चीज, विधायिका की शक्तियों का स्रोत नहीं है और ना ही उसकी शक्तियों पर लगा सकता है प्रतिबंध, पहली बात। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक। ये 2 बात आप याद रखेंगे, ठीक। अरे हाँ, देखो वो तो थोड़ा हिल गया था। अब देखो सही कर दिया। हाँ, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना क्या है। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशव नंद भारती मामले 1973 में उठा। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित हैं को ध्वस्त करने वाला संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब क्या रहा है भैया, 368 के तहत संविधान मतलब आप आराम से संशोधन कर सकते हैं लेकिन प्रस्तावना में नहीं कर सकते क्योंकि इसका पार्ट ही नहीं था। ये पहले बात कही गई थी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। अब बात सुनो, ठीक। न्यायालय ने अपना यह मत बेरुवाड़ी के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं को संशोधित नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता, ठीक। अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन के तहत और इसमें 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, बता चुके हैं बार बार, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक। और इसको वैध ठहराया गया है ना, सही ठहराया गया। अब हम लोग की पॉइंट पढ़ लें कुछ अच्छे अच्छे। ये भैया आराम से इस बुक को आप खरीद सकते हैं अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। लक्ष्मीकांत। अब देखो, नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। सबसे पहले भैया ये अपनी उद्देशिका कब लाई गई थी, 13 दिसंबर 1946 को लाई गई थी और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में स्वीकार की लाई गई। अब देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने तक भारत ब्रिटिश शासक पर निर्भर रहा। रुक जाएगा मिनट, अब सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने तक भारतीय ब्रिटिश शासक पर निर्भर था, ठीक। यानी उनका क्या था, डोमिनियन था, ऊपर उपनिवेशवाद था। और 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सत्ता जैसी थी। 26 जनवरी 1950 को खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित कर भारत उसमें मुक्त हो गया। हालांकि पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश का डोमिनियन रहा। ये बात डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो। 1956 तक पाकिस्तान किसका रहा, ब्रिटिश का डोमिनियन रहा। अब देखो, संविधान सभा के कुछ सदस्यों के मन में व्यक्त शंकाओं को दूर करते हुए 1949 में पंडित नेहरू ने कहा कि हमने काफी पहले पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी, हमने इसे प्राप्त किया गया है। क्या कोई राष्ट्र दूसरे देश के साथ गठबंधन में अपनी स्वतंत्रता खो सकता है। गठबंधन का सामान्य मतलब वादे से है। संप्रभुत्व राष्ट्र कुल से स्वतंत्र जुड़ाव इस तरह के वचनों के तहत नहीं हो सकता। इसकी
मजबूती होना चाहिए। इसमें व्याप्त लोचनशीलता व स्वतंत्रता में निहित है, इसलिए यह सर्ववादी से कोई काम के नहीं है चीज़ें। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना। भैया कब बना? 1945 में बना। ठीक, 24 अक्टूबर को साथ बनाते हैं इसका डे। अब देखो, अभी अभी फिर से अस्थायी रूप से बन गया है। हाँ, प्रस्ताव कहता है कि कांग्रेस उद्देश्य को भारतीय संविधान का प्रस्ताव राजनीति का कोई काम का नहीं है। हाँ, जीवी पंत कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय बना, उत्तर प्रदेश राज्य का एक केस हुआ था। ठीक, नाकाम भारत फंग 1983 में, है ना। राज्य का धर्म के प्रति व्यवहार के आधार पर 3 राज्यों को अपनाया गया। ठीक, नास्तिक राज्य, धर्म विरोधी राज्य जो सभी धर्मों को विरोध करते हैं वो नास्तिक राज्य आते हैं। सैद्धांतिक राज्य कैसे होते हैं? ऐसे राज्य जिनका अपना विशेष धर्म होता है, बांग्लादेश है, लंका है, अपना बर्मा है, पाकिस्तान है, भैया सैद्धांतिक राज्य होते हैं। ठीक, और धर्मनिरपेक्ष राज्य, ऐसे राज्य धर्म के मामले में तटस्थ रहते हैं। ठीक, और इस तरह उसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता। उदाहरण के लिए अमेरिका, भारत। जे.एस. पांडे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, इलाहाबाद एजेंसी, 8वां संस्करण बता रहा है पूरा है ना, इसके तहत ये चीज़ें कही गई हैं। अच्छा, डेमोक्रेसी क्या होती है? सब 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाया गया है, डेमोस एव क्राइया। इसका तात्पर्य है कि क्रमशः लोग एवं शासन से है, मतलब लोगों के द्वारा किया जाए शासन, अर्थात लोगों का शासन। ठीक, इसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक, जनमत वह तरीका है जिसमें जरिए सीधे मतदान द्वारा ये भैया पूरा कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, और कोई पॉइंट अच्छा है? हाँ, एम हिदायतुल्ला, डेमोक्रेसी इन इंडिया एट द जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, हिदायतुल्ला को लिखा गया होगा, आगे बताया गया प्रश्न 51 में। अच्छा गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, हाँ, LIC ऑफ इंडिया बनाम कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च 1995 में। न्यायालय ने यह पाया कि हमारे संविधान की मूल भावना प्रस्ताव में उल्लेखित तत्वों पर आधारित है, इनमें किसी भी तत्व को हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, फिलहाल भैया इतना हमारे साथ प्रस्तावना हो गई। ठीक, अच्छे से हो गया। आज 5 बजे टेस्ट है, अच्छे से देना आके, है ना। और सोमवार का दिन है, और अच्छे से टेस्ट दो आके। ठीक है, और अच्छे से हमने कोशिश की तुमको बता दें। बाकी डिटेल में तो शायद नहीं बता पाए होंगे, लेकिन अच्छे से बता दिया है। इसको आप इतने पढ़ लोगे तो अच्छे से आप लोग इसको आज टेस्ट में अच्छे से मार्क कर लोगे, है ना। बाकी जो बच्चे नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं। ठीक है, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल।